हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ। अविकसित देशों के निर्धन होने का कारण क्या है कि वहाँ पर निवेश की कमी पाई जाती है और पूंजी निर्माण की भी कमी पाई जाती है। तो यदि अविकसित देश अपना आर्थिक विकास चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में कि एक अविकसित अर्थव्यवस्था में कितना निवेश करना चाहिए, स्ट्रैटेजी को लेकर इन्वेस्टमेंट की हमारे इकोनॉमिस्ट में मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कुछ अर्थशास्त्री जैसे रोडान, नरक्से, लुइस, इनका मानना था कि अविकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए, मीन्स संतुलित विकास करना चाहिए। वहीं हमारे कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे हिर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग, इन्होंने कहा कि अविकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश ना करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, मीन्स असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर मतभेद पाया जाता है। तो उसी संबंध में हम दो सिद्धांत को स्टडी करेंगे, दो थ्योरीज हम पढ़ेंगे। एक फर्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ एंड सेकंड है थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो आज हम अपने लेक्चर में बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग क्या है बैलेंस्ड ग्रोथ का। देखो, सबसे पहले संतुलित विकास का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया था वो सबसे पहले फ्रेडरिक लिस्ट ने किया था। उसके बाद 1928 में ऑथर यंग ने भी इस धारणा का प्रतिपादन किया और कहा कि विभिन्न उद्योगों में आपस में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इसलिए हमें सभी उद्योगों का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। तो इसी धारणा का समर्थन आगे हमारे प्रोफेसर ऑस्टिन रोडान ने भी किया और उसके बाद प्रोफेसर नरक्से, लुइस, सेटोसवक्सी ने भी इस धारणा को समर्थन दिया अपना और अपने विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए। तो बैलेंस ग्रोथ का क्या मीनिंग है? बैलेंस ग्रोथ मीन्स देयर शुड बी साइमल्टेनियस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर में फाइंड अ रेडी मार्केट। मीन्स हमें अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्शरी सेक्टर है, सभी उद्योगों में एक साथ निवेश करना चाहिए। देखो, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम लार्ज स्केल पर सभी सेक्टर्स में एक साथ निवेश करेंगे तो जो एक उद्योग का उत्पादन है वो किसी अन्य उद्योग में काम करने वाले लोगों की मांग बनेगी, यानी कि हम दूसरे उद्योगों की वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इसका आगे क्या इफेक्ट होगा कि जो मार्केट का साइज है वो एक्सपेंड हो जाएगा, मार्केट का विस्तार होगा। तो इस प्रकार से एक अविकसित जो अर्थव्यवस्था है अपना डेवलपमेंट कर सकती है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि अगर एक अविकसित देश अपना आर्थिक विकास चाहता है तो उसे सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर हिगिंस ने डेफिनेशन दी और उन्होंने भी सेम बात की कि हमें सभी सेक्टर्स में जो निवेश है वो एक साथ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिगिंस, बैलेंस्ड ग्रोथ इम्प्लाइज साइमल्टेनियस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। संतुलित विकास का अर्थ है कि एक ही साथ विभिन्न उद्योगों में पूंजी का निवेश करना। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। हम यहाँ पर सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को एक साथ विकसित किया जाए। तो पहले हम सप्लाई साइड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, अविकसित देश में पूर्ति अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है और इसका कारण क्या होता है कि इन देशों में आय कम होती है। आय कम होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है बचत पर? बचत भी कम हो जाती है, देन हमारा निवेश कम हो जाता है, पूंजी निर्माण हमारा कम हो जाता है और हमारी जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। फिर अगेन
इसका प्रभाव हमारी आय पे क्या पड़ेगा, हमारी आय जो है वो कम हो जाएगी। अतः पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूर्ति को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि निवेश को बढ़ाया जाए, और निवेश तभी बढ़ेगा जब उद्यमियों को निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जब उन्हें मालूम हो कि उन्होंने जो भी उत्पादन किया है वो बिक जाएगा और उन्हें लाभ प्राप्त होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें सभी उद्योगों में एक साथ निवेश करें, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो हमारा आंतरिक व्यापार हो, चाहे वो विदेशी व्यापार हो, चाहे वो हमारा परिवहन हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो इन सभी में एक साथ ही निवेश करना चाहिए, जिससे जो हमारे उद्यमी हैं उनको प्रेरणा मिले निवेश करने की। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड साइड। अब अविकसित देशों में आय कम होने के कारण उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है, ठीक है, यानी कि वो वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम करेंगे, लो डिमांड होगी। और लो डिमांड होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, जब इकोनॉमी में वस्तुओं की मांग नहीं है तो कोई भी उद्यमी निवेश नहीं करेगा। इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो भी कम हो जाएगा, और इसका आगे क्या प्रभाव होगा कि पूंजी निर्माण भी हमारा कम होगा, देन हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और फिर सेम कम उत्पादकता का, लो प्रोडक्टिविटी का हमारी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी आय भी कम हो जाएगी। तो मांग को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। मांग को बढ़ाने के लिए हमें सभी उद्योगों को एक साथ ही विकसित करना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें और सभी का माल बिक जाए। क्योंकि देखो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ बिग पुश में एक एग्जांपल लिया था शूज़ का, कि यदि एक ही जूता बनाने का कारखाना स्थापित किया जाता है तो इस कारखाने से संबंधित जो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको आय प्राप्त होगी, और हम जानते हैं कि वो अपनी सारी आय को जूते खरीदने पर ही खर्च नहीं करेंगे, वे दूसरे उद्योगों की वस्तुएं भी खरीदेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दिशा में हमें सभी क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, जिससे सभी उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के ग्राहक बन सकें। तो इस तरीके से एक देश का, एक अविकसित देश का जो आर्थिक विकास किया जा सकता है। देखो जब एक अविकसित देश में निवेश बढ़ता है तो इसका प्रोडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है हमारी, वो बढ़ जाती है। आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा अर्थव्यवस्था में। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आगे जो हमारा इसका उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा उपभोग भी बढ़ेगा। और जब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है, जब हमारा कंजप्शन बढ़ता है, तो मार्केट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मार्केट का, बाजार का विस्तार जब होगा तो हमारे जो निजी उद्यमी है उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो निवेश को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से एक अविकसित जो देश है अपना आर्थिक विकास कर सकता है। उसके लिए अविकसित देशों में हमें निवेश करना पड़ेगा, निवेश करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग बैलेंस्ड ग्रोथ। हम यहाँ पर अब व्यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर रुडान का व्यूज़ देख लेते हैं। तो उन्होंने अविकसित अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही कि अगर एक अविकसित देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसे बड़ी मात्रा में निवेश करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर दो विचारधाराएं दी हैं। पहला है हमारा स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का पैमाना, और जो दूसरा है हमारा पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन विकास का मार्ग एवं निवेश का ढांचा। तो पहले हम देखते हैं निवेश का पैमाना, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस विचारधारा के अनुसार बाजार के पूर्ति तथा मांग पक्ष दोनों से संबंधित उत्पादन जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें जो अविभाज्यताएं पाई जाती, उसकी समस्या के समाधान के लिए हमें लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखो एक बार हमने जो भी पीछे किया है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। जो हमारा सप्लाई साइड है उसमें कौन सी समस्या रहती है हमारी, जो हमारे सोशल ओवरहेड कैपिटल है उसमें निवेश की कमी पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा डिमांड साइड है, डिमांड साइड में हमारा जो क्या समस्या है कि
अविकसित देशों में जो बाज़ार का आकार होता है वो सीमित होता है। तो दोनों ही समस्या के समाधान के लिए रोडान ने अपनी व्यूज़ दिए कि हमें बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट में निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका आगे बेनिफिट क्या होगा कि हमें भारी बचतें प्राप्त होंगी और भारी बचतों के कारण जो दूसरे उद्यमी हैं, जो अदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उद्योगों की संख्या भी बढ़ेगी और एक उद्योग में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो दूसरे उद्योगों के उत्पादन की मांग को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से एक देश का जो औद्योगिकरण संभव हो सकता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and the pattern necessary to keep the different sector of the economy in a balanced growth in relation to each other। जो सेकेंड विचारधारा है उनकी, उसमें उन्होंने बताया कि हम कौन सा पैटर्न जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर बैलेंस ग्रोथ। तो उन्होंने आगे हमें पॉइंट्स दिए कि हम किस तरीके से हम पैटर्न को अडॉप्ट करें कि एक अविकसित अर्थव्यवस्था में जो बैलेंस ग्रोथ हो सकता है। नाउ हम अप्रोच देखेंगे कि किस प्रकार से हम बैलेंस ग्रोथ कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स में। जैसे पहला क्या है, हम बैलेंस ग्रोथ किस में कर सकते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में, हमारी जो उपभोक्ता वस्तुएं उद्योग हैं उनमें जो है बैलेंस ग्रोथ किया जा सकता है। फिर हमारा आता है कि किस में बैलेंस ग्रोथ कर सकते हैं, या हम कंज्यूमर गुड में या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल में। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल में भी बैलेंस ग्रोथ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हम बैलेंस ग्रोथ किस में कर सकते हैं? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके अलावा प्रोफेसर रोडान ने हमें 3 काइंड्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़ के बारे में भी बताया दैट गिव्स राइज टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जिसके कारण भारी बचतें हमें प्राप्त होती हैं। एक अविकसित देश को भारी बचतें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी इंडिविजिबिलिटीज़ हैं? इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड एंड इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। तो इंडिविजिबिलिटीज़ की बात हम थ्योरी ऑफ बिग पुश में भी डिटेल में कर चुके, तो वहाँ से हम इसे दोबारा स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर नरक्से के व्यूज़ देखेंगे कि उन्होंने संतुलित विकास से संबंधित अपने क्या व्यूज़ दिए, क्या विचारधारा दी। देखो, हमने प्रोफेसर नरक्से का एक पूरी थ्योरी पढ़ी है, वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और उन्होंने बताया कि एक देश जो है अविकसित देश, उनके निर्धन होने का कारण क्या है, क्यों वो हमेशा एक पॉवर्टी के जो ट्रैप है उसमें फंसे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अविकसित देश में जो इनकम होती है वो कम होती है। आय कम होने के कारण हमारी जो सेविंग है वो कम हो जाएगी। सेविंग कम होगी तो हमारा अदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो हम जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा कम होगा। इनकम कम होने का एक और इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो हमारी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो भी कम हो जाती है। तो इसके लिए देखो, अविकसित देश किस प्रकार से निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकता है, उसके लिए हम डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड, मांग की पूरकता। प्रोफेसर नरक्से ने बताया कि मांग को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अविकसित देशों में संतुलित विकास करना चाहिए। अब संतुलित विकास क्या है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना चाहिए। देखो, इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हम एक साथ सभी उद्योगों में निवेश करेंगे तो एक उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो दूसरे उद्योगों की वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा विकास है वो तीव्र गति से होगा और जो हमारा रोजगार है उसमें भी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक साथ विभिन्न उद्योगों में निवेश करते हैं तो सभी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले हैं, वो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। तो इस प्रकार कभी भी जो पूर्ति है उसके बढ़ने की संभावना नहीं रहती। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट।
तो प्रोफेसर नरकसे ने माना कि संतुलित विकास के लिए सरकार जो है वो सीमित योगदान दे सकती है। उन्होंने संतुलित विकास के लिए निजी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि हमें निजी क्षेत्र मतलब कि जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जब वो निवेश करेंगे तो जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं और निवेश को बढ़ा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज। भारी बचतें हम जानते हैं, भारी बचतें क्या होती हैं, जो नए उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होती हैं। जब देश में भारी बचतें प्राप्त होती हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि उत्पादन पर बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। हमारी जो लागत है वो कम हो जाती है, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और भारी बचतों के कारण जो उद्यमी है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो इस तरीके से एक देश जो है अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो ये भी एक हमारा पॉइंट है। इसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की तीव्र वृद्धि दर। अब देखो, जब संतुलित विकास के फलस्वरूप नए उद्योगों की स्थापना की जाती है तो ये उद्योग स्वयं ही एक दूसरे के लिए मांग का निर्माण कर लेते हैं। तो मांग का निर्माण कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे प्रोफेसर JB से ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब कि इस स्थिति में कभी भी जो पूर्ति है वो मांग से अधिक नहीं होगी। अगर हम सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करते हैं तो कभी भी जो पूर्ति है वस्तुओं की और सेवाओं की वो मांग से अधिक नहीं होगी। तो ये प्रोफेसर नरकसे के व्यूज़ थे। उसके बाद हमारा प्रोफेसर लुईस ने भी अपने विचार दिए। प्रोफेसर लुईस ने सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था संतुलित विकास के लिए। उन्होंने इसके लिए तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास नहीं किया जाता तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हो सकता है एक क्षेत्र में तो कीमतें कम हो जाएं और दूसरे क्षेत्र में कीमतें बढ़ जाएं। तो जिस क्षेत्र में कीमतें कम हो जाएंगी वहाँ पर जो उद्यमी है वो निवेश करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो निवेश करेंगे तो वहाँ पर उन्हें भारी हानि लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कम है। इसीलिए हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए जिससे जो तुलनात्मक कीमतें हैं उनमें समानता बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने एक और आर्गुमेंट दिया कि अविकसित देशों में जब आर्थिक विकास होता है तो हो सकता है कि कई अवरोध जो हैं वो उत्पन्न हो जाएं, बोटलनेक्स उत्पन्न हो जाएं, और ये तब होता है जब आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग ना बढ़ पाए। लेकिन प्रोफेसर लुईस ने बताया कि अविकसित देशों में ऐसा नहीं होता। जब आय बढ़ती है तो वस्तुओं के लिए मांग भी बढ़ जाती है, तो ये अवरोध जो है उत्पन्न नहीं होता। ये प्रोफेसर लुईस ने अपने विचार जो हैं दिए थे। इसके अलावा प्रोफेसर लुईस ने स्ट्रैटेजी की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक साथ उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश कर दिया, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करने से जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, और उसके बदले में औद्योगिक वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम मान लो पहले औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं और एग्रीकल्चर का नहीं कर रहे, तो फिर इंडस्ट्रियल गुड्स में जो प्रोडक्शन होगा हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, और उसके बदले में एग्रीकल्चर गुड्स का आयात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक अविकसित जो देश है वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपना जो आर्थिक विकास है वो कर सकते हैं। तो ये प्रोफेसर लुईस ने जो है विचार दिए थे। इसके बाद हम लोग देखो प्रोफेसर रैगनर नरकसे ने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में डिटर्मिनेंट्स दिए थे साइज ऑफ मार्केट के, कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। तो यहाँ पर देखो पहला है मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति, पॉपुलेशन, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया इज़ आल्सो अ डिटर्मिनेंट ऑफ साइज ऑफ मार्केट, यानी कि जो साइज़ है मार्केट का वो ज्योग्राफिकल एरिया पर भी डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रेड बैरियर्स, सेल्स प्रमोशन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखोगे कि संतुलित विकास का मतलब है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना, पर इस बात का भी ध्यान रखोगे
कि संतुलित विकास या विकास की जो दर है वो सभी उद्योगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मीन्स कहीं पर तो जो विकास की दर है वो अधिक हो सकती है और कहीं पर कम भी हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है बैलेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, कि जब हम बैलेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैलेंस्ड हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उसका कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकॉनमी पे, वो हम देखेंगे। जैसे पहला आता है हमारा बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो हम जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग और कृषि दोनों ही आवश्यक है। अब जैसे हम कृषि क्षेत्र में जब विकास करेंगे तो जो कृषि क्षेत्र का जब विकास होता है तो जो उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, कृषि क्षेत्र से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको भोजन मिलता है, फूड हमें मिलता है। इसके अलावा जब कृषि क्षेत्र का विकास होता है तो उसके फलस्वरूप हमारी जो बचत है, जो हमारी सेविंग है वो भी बढ़ती है। तो इस सेविंग को जब आगे निवेश कर दिया जाता है तो इससे जो पूंजी निर्माण है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब विकास किया जाता है तो कैसे बेनिफिट होता है हमारी इकॉनमी में। इसके बाद प्रोफेसर नरकसे ने कृषि के विकास के फलस्वरूप दो प्रकार के जो सरप्लस है, 2 टाइप्स ऑफ सरप्लस की बात की। एक मार्केटेबल सरप्लस होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक होता है हमारा इन्वेस्टेबल सरप्लस। ये जो मार्केटेबल सरप्लस है ये वो आधिक्य होता है जिसका प्रयोग जो फार्मर्स है, जो किसान है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। यानी कि जो बचत होती है उनकी जो बचत मार्केटेबल सरप्लस कौन सी होगी, जो अपनी बचत को अपने जो किसान है वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो प्रयोग करते हैं अपनी बचत को, वो मार्केटेबल होगी। इन्वेस्टेबल कौन सी हो जाएगी, जिसका प्रयोग निवेश में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार कृषि के विकास के फलस्वरूप दोनों प्रकार के आधिक्य, दोनों टाइप्स के जो सरप्लस हैं वो प्राप्त होते हैं। अब देखो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में विकास करते तब क्या बेनिफिट होगा। जब उद्योगों का विकास किया जाता है तो एक और तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है, उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड को बढ़ाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र से जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारी फर्टिलाइज़र हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राप्त होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन का जो बर्डन है, जो जनसंख्या का भार है, उसे भी कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से बेनिफिट होगा हमारी इकॉनमी को। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, अगर हम बैलेंस ग्रोथ करते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल, देखो फिजिकल कैपिटल जैसे जब वृद्धि होगी तो इसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन संभव होता है। और जब ह्यूमन कैपिटल जैसे हम उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर निवेश करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो स्किल फॉर्मेशन है वो डेवलप होता है। और इसका क्या बेनिफिट होता है, जब स्किल फॉर्मेशन होगा, जब श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। हमने पीछे भी किया था, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उनकी आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो फिर वो आगे बचत को बढ़ाएंगे, बचत बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा फिर नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। अब देखो जब हम डोमेस्टिक ट्रेड, आंतरिक व्यापार में जब वृद्धि करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। और जब हम फॉरेन ट्रेड में जब इंक्रीज करते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें जो एक देश के आर्थिक विकास के लिए जो विदेशी विनिमय चाहिए, जो हमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें सभी क्षेत्रों का एक साथ निवेश करना चाहिए, जिससे हमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको लाभ प्राप्त हो सके, उससे बेनिफिट मिल सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस ग्रोथ। संतुलित विकास के क्या लाभ हैं। जैसे पहला है लार्ज साइज ऑफ मार्केट। देखो जब एक विकसित देश में संतुलित विकास किया जाता है, जब सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है, तो देश में पूर्ति के साथ साथ मांग भी बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ेगी तो जो बाज़ार है हमारा उसका विस्तार होगा, एक्सपेंड होगा।
तो ये हमारे को एक लाभ मिलता है। इसके बाद सेकंड आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहरी बचतें प्राप्त होती है, जिसकी पीछे हमने अभी बार बार डिस्कस किया इसको। और बाहरी बचतें भी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज होती हैं हमारी और दूसरी होती हैं वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज ये वो बचतें हैं और उस समय प्राप्त होती है जब हम उपभोग पदार्थ बनाने वाले उद्योगों की स्थापना करते हैं, यानी कि जब हम कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जब उन्हें एस्टैब्लिश करते हैं तो हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज़ हमें मिलती हैं। और इसका आगे प्रभाव क्या होता है कि जो अन्य उपभोग वस्तु बनाने वाले जो उद्योग हैं उनकी भी धीरे धीरे स्थापना होने लगती है। इट मीन्स जो हमारा निवेश है वो बढ़ जाता है। सेकेंड आती है इसी में वर्टिकल इकोनॉमीज। वर्टिकल इकोनॉमीज वो बचते हैं और उस समय प्राप्त होती हैं जब हम पहले आधारभूत उद्योगों जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका विकास किया जाता है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। तो जब हम पहले बेसिक इंडस्ट्रीज़ का विकास करते हैं तो उसके कारण जो कम महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं उनका भी विकास अपने आप ही होने लगता है। तो ये हमारी कौन सी बचतें होंगी, कौन सी इकोनॉमीज़ हैं? वर्टिकल इकोनॉमीज़। इसके बाद और क्या एडवांटेजेस हैं बैलेंस्ड ग्रोथ के? नेक्स्ट आता है बेटर डिवीज़न ऑफ लेबर। जो डिवीज़न है लेबर का वो बेटर तरीके से हम कर पाते हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा कि जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो इम्प्रूव हो जाएगी, नए नए जो हमारे आविष्कार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके बाद बेटर यूज़ हो पाता है कैपिटल का, चाहे वो हम लोग हमारी बचत की बात करें, चाहे हम विदेशी पूंजी है जो हमारी फॉरेन कैपिटल है उसकी बात करें। तो जब बैलेंस ग्रोथ किया जाता है तो कैपिटल जो है हमारी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो हो पाता है और इसका आगे बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है इकॉनमी में वो भी बढ़ जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एडवांटेज आती है रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट। देखो जब हम जानते हैं कि जब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे फिजिकल कैपिटल हो, चाहे हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट हो, जैसे रोडवेज़ हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, जब इनमें हम एक साथ निवेश करते हैं तो जो डेवलपमेंट है उसकी जो गति है वो भी तेज़ हो जाती है। इट मीन्स हम रैपिडली जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आती है एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इसका और क्या लाभ मिलता है कि जब हम एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो जो हमारे निजी उद्यमी होते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है निवेश करने के लिए। इसके साथ और क्या लाभ होंगे और क्या एडवांटेजेस है? ब्रेकिंग ऑफ वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि जैसे प्रोफेसर नरकसे ने बताया कि जब हम सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करते हैं तो जो अविकसित देश हैं जो वीसीएस सर्कल का जो ट्रैप है, जो पॉवर्टी का जो ट्रैप है उसे वो ब्रेक कर सकते हैं। और इसके आगे क्या बेनिफिट्स होंगे कि अविकसित देश में जो पूर्ति है वस्तुओं की वो ज़्यादा नहीं होगी उनकी डिमांड से, यानी कि ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ज़्यादा हो जाए उनकी डिमांड से। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आता है एनकरेजमेंट टू द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। प्रोफेसर नरकसे के अनुसार दीर्घकाल में जब अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण जो है हमारा वो बाज़ार के आकार पर ही निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ द मार्केट। जब किसी भी कंट्री का संतुलित विकास किया जाता है तो इसके कारण बाज़ार के आकार और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप हमें अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण भी प्राप्त होता है और उसमें वृद्धि भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल या सोशल ओवरहेड कॉस्ट। संतुलित विकास का एक लाभ यह भी है कि इसके फलस्वरूप जो हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट हैं, जैसे यातायात के साधन हैं, बिजली है, हमारी इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई है आदि का भी विकास होगा। और इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना तभी लाभदायक होता है जब देश में यातायात शक्ति के साधन मौजूद होंगे। इसीलिए सरकार को सामाजिक ऊपरी लागत यानी कि जो हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट का भी विकास करना पड़ेगा। तो हमें सभी क्षेत्रों में जब हम एक साथ विकास करेंगे तो जो हमारे यातायात के साधन हैं, बिजली है, सिंचाई व्यवस्था है, उसका भी विकास होगा और उसके फलस्वरूप जो है हमें बहुत सारे लाभ जो है वो प्राप्त होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ की कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है, कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। तो हमारी फर्स्ट क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक और इग्नोर द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जो प्रोफेसर सिंगर थे, फ्लेमिंग, हिर्शमैन, उन्होंने जो संतुलित विकास की जो धारणा है उसको अवास्तविक माना था। और अवास्तविक इसलिए माना था कि उनका मानना था कि यह एक सिद्धांत के रूप में तो ठीक है, परंतु इसे वास्तविक में, जो वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन है। आगे उन्होंने और इसके रीज़न बताए कि एक अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास के लिए जब हमें जो निवेश चाहिए उसके लिए बहुत सारी पूंजी और जो कुशल श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता होती है। मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, लेकिन अल्पविकसित देशों में इन दोनों की ही कमी पाई जाती है। तो वास्तविक रूप से इसको जो है लागू करना एक कठिन कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्रिटिसिज्म आती है, इट इग्नोर्स द नीड ऑफ प्लानिंग। ये जो थ्योरी है उसने प्लानिंग को इग्नोर किया है, प्लानिंग को कोई महत्व नहीं दिया। जैसे हमने देखा प्रोफेसर नरक्से ने जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उसको कम महत्व दिया था। उन्होंने निजी क्षेत्र को, जो निजी उद्यमी है उनको ज़्यादा महत्व दिया था। लेकिन जो क्रिटिसाइज़र थे उनका मानना था कि संतुलित विकास जो है वो निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता, यह एक योजनात्मक अर्थव्यवस्था में ही संभव हो सकता है। तो इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। आगे देखो, इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि फ्लेमिंग ने ये धारणा दी कि जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के कारण जब मांग बढ़ती है तो मांग को पूरा करने के लिए जब हम ज़्यादा जो साधन हैं उनको भी यूज़ करेंगे, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ने से कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि कीमतें भी हमारी बढ़ जाएगी, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। और प्राइसेस बढ़ने के कारण जो मांग है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगी। तो उद्योगों को भारी बचतों के स्थान पर एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बजाय एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ भी उठानी पड़ेंगी। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्रिटिसिज्म नॉट अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्रोफेसर हिर्शमैन के अनुसार संतुलित विकास का सिद्धांत आर्थिक विकास का सिद्धांत नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जब सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है तो हो सकता है कि इकोनॉमी में ड्यूल इकोनॉमी का जन्म हो जाए, ड्यूल इकोनॉमी हो जाए। और ड्यूल इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें एक क्षेत्र तो विकसित हो जाता है और दूसरा जो है वो पिछड़ा हुआ होता है। तो उनका मानना था ये जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर नेक्स्ट आती है हमारा सेम पॉलिसीज़ फॉर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अब इसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो संतुलित विकास के जो सिद्धांत हैं वो विकसित देशों के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो विकसित, और वही अविकसित देशों में लागू करने का प्रयत्न किया जाता है। देखो, इसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो भी पॉलिसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनाई जाती हैं, सेम पॉलिसीज़ को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है लागू करने का प्रयत्न किया जाता है, जो कि अवास्तविक है। क्योंकि देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर तो जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे साधन हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अविकसित देशों में साधन बहुत कम मिलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। चाहे वो हम हमारी मशीन्स की बात करें, चाहे हमारा मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हमारी स्किल जो लेबर है उसकी बात करें, चाहे हम कैपिटल की बात करें, तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम उसे अंडर डेवलप्ड कंट्री पर लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है नॉट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री। यदि हम अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि देशों की बात करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इन देशों में जो आर्थिक विकास हुआ है वो असंतुलित ढंग से हुआ है। इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इस बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को कि हमें सभी सेक्टर्स में एक साथ निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि अगर जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, यहाँ पर जो आर्थिक विकास हुआ है वो असंतुलित ढंग से हुआ है। जैसे अगर इंग्लैंड की बात करें
तो यहाँ पर सबसे पहले कपड़ा उद्योग जो है उसे स्थापित किया गया था। जापान में लोहे और इस्पात उद्योग का विकास किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि इन उद्योगों के विकास के कारण ही दूसरे उद्योगों का विकास संभव हो पाया था। तो इसीलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, जैसे अविकसित देशों में जब एक साथ निवेश किया जाएगा, निवेश करने से उद्योगों का विस्तार होगा, भारी बचतें प्राप्त होंगी, जिसे हमने पीछे भी बार बार डिस्कस किया है। और भारी बचतों के फलस्वरूप जब मार्केट का साइज एक्सटेंड होगा, बाज़ार का विस्तार होगा, तो वस्तुओं के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए जो फैक्टर्स की डिमांड है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्केयर हैं, उनकी जो साधनों की जो उपलब्धता है वो दुर्लभ है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्राप्त करने के लिए उद्योगों में परस्पर प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, और जिसके फलस्वरूप जो प्राइस है फैक्टर ऑफ प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके फलस्वरूप वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर फैक्टर हमारे जो साधन है अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तो उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन आ जाएगी इकॉनमी में? इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। तो इसलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि, और इन्फ्लेशन का हम जानते हैं कि आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्रिटिसिज्म आती है अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि एक देश को केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए और उनका निर्यात करना चाहिए जिनके उत्पादन से तुलनात्मक लाभ अधिक हो, और उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिसमें तुलनात्मक हानि अधिक हो। अगर हम इस कंसेप्ट को मानकर चलें, अगर इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करें अविकसित देशों में, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या राइज हो जाएगी कि यदि हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार उद्योगों को स्थापित करने की योजना बनाएं तो जो संतुलन विकास है, जो संतुलित विकास है वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए भी इस थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया गया कि यदि हम कंपैरेटिव कॉस्ट जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग अगर हम उद्योगों को स्थापित करते हैं तो संतुलित विकास करना संभव नहीं है। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी एंड दिस इज़ अवर टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ करेंगे। थैंक यू एवरीवन।